अ वेरी बिग थैंक्स टू रवि मिस्टर और ऋषु बरनवाल को मेरी पिछली वीडियो में फर्स्ट कमेंट करने के लिए, प्रमशु शर्मा को सेकंड कमेंट के लिए और किंग ऑफ गन को थर्ड कमेंट करने के लिए। साथ में थैंक्स उन सब लोगों को भी जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो को लाइक किया और कमेंट्स भी किए। ए हार्टी थैंक्स अगेन सारे व्यूअर्स को फॉर सपोर्टिंग दिस चैनल। Bitcoin is worthless artificial gold. Bitcoin is better than currency in that आज की लाइव के अंदर यहाँ पर हम बात करेंगे बिटकॉइन की। Bitcoin will go to fucking zero. फटाफट मार्केट का जायजा लेते हैं कि BTC किस हिसाब से मूव दिखा सकता है। I think it's primarily going to be a means of doing illegal transactions. There will be other currencies like it that may be even better. No, I didn't see it all coming. Bitcoin drafted me. One can pay for a tour on Virgin Galactic up to the moon with Bitcoin. I think the Winklevoss twins have said. कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों से आपके ख्याल पूछे थे क्रिप्टो करेंसीज़ के ऊपर, खासकर बिटकॉइन के ऊपर, और आप सबका जवाब भी बिल्कुल वैसा ही था जैसे मैंने सोचा था। किसी को ये समझ में नहीं आता कि क्रिप्टो करेंसी का फंडा क्या है, किसी को ये स्कैम लगता है और कुछ इसे फ्यूचर बताते हुए इसके बारे में अच्छा भी कह रहे हैं। देखा जाए तो मैंने भी खुद कभी क्रिप्टो करेंसी को इग्नोर करने की कोशिश नहीं की, पर सोशल मीडिया में इतने सारे प्रोफाइल्स, लेजराइज कम्युनिटीज़ वगैरह देख के जब कोई इसे देखेगा तो वो भी सोचेगा कि यार ये आखिर में चल क्या रहा है। और जितना ज़्यादा मैं इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करता हूँ, मैं उतना ही ज़्यादा और भी क्यूरियस हो जाता हूँ इस क्रिप्टो करेंसी की टॉपिक में गहराई से घुसने के लिए। इसका सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि बिटकॉइन को इन्वेंट करने वाला आदमी या तो फिर एक ग्रुप जिसका नाम सतोशी नाकामोटो है, तो कोई नहीं जानता कि वो कौन है या कहाँ है। कहा जाता है कि सतोशी नाकामोटो के पास 7 करोड़ से भी ज़्यादा बिटकॉइन है और इस वजह से उसके पास लॉजिकली खरबों की दौलत है। और जैसे जैसे बिटकॉइन की कीमत बढ़ेगी, सतोशी नाकामोटो दुनिया का सबसे अमीर आदमी या ग्रुप बन जाएगा। और हम समझ ही सकते हैं कि सतोशी नाकामोटो ने अगर डिसाइड किया कि वो अपने बिटकॉइन बेचेगा तो बिटकॉइन की कीमत का क्या होगा। लेकिन सतोशी नाकामोटो फिर भी एक बहुत छोटी कड़ी है क्रिप्टो वर्ल्ड की, और बाकी का सच इससे भी बहुत ही बड़ा है। और आई थिंक अब टाइम आ चुका है कि आप और मैं दोनों मिलके इस क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में कदम रखें और समझें कि आखिर बिटकॉइन की दुनिया इतनी क्रेज़ी है क्यों। और ये सब असल में जानना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इन सब के बीच में मामला एक डिजिटल कॉइन से भी बहुत बढ़ के है। तो फिर समय बर्बाद किए बिना मैं क्या समझता हूँ बिटकॉइन की क्रेज़ी दुनिया के बारे में, आओ बताता हूँ। तो ये जो चीज़ है जिसे लोग कहते हैं Bitcoin. ये एक जायंट स्कैम भी हो सकता है, क्योंकि आखिरकार ये इंटरनेट का वर्थलेस पैसा ही तो है। मतलब मुझे ये बताया जा रहा है कि एक डिजिटल मीम कॉइन जिसे दूसरे क्रिप्टो कॉइन्स का मजाक उड़ाने के लिए बनाया गया था, वो आज वैल्यूएशन में फोर्ड से भी बहुत बड़ा हो चुका है। ये पागलपन नहीं तो और क्या है। अगर आप सब टेक्नोलॉजी वर्ल्ड को फॉलो करते हो तो आपने बिटकॉइन के बारे में तो सुना ही होगा। बिटकॉइन पूरी तरह से वर्चुअल करेंसी है जो ना तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है और ना किसी ग्रुप के, जिसे एक अनजान आदमी या ग्रुप ने बनाया है और जिसकी वैल्यू आज करोड़ों में है। जब लोगों को किसी नई चीज़ के बारे में बताया जाता है तो लोग उसे समझ नहीं पाते और फिर लोग उसे बहिष्कार करना शुरू कर देते हैं या उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इंसान की साइकोलॉजी यही है। लोग ये पूछते हैं कि बिटकॉइन की जो आज वैल्यू है वो आज उस वैल्यू तक पहुँचा कैसे। लेकिन जब लोगों को बिटकॉइन में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी और फिलॉसफी समझा जाती है तो तब लोगों को ये समझ में आता है कि उनका सवाल हमेशा से गलत था। सवाल ये पूछना चाहिए था कि बिटकॉइन का गोल क्या है और बिटकॉइन बनाया किस लिए गया है। हर देश में एक करेंसी होती है। देखा जाए तो इन करेंसी नोट्स की एक्चुअली कोई वैल्यू नहीं होती, ये सिर्फ एक पेपर का पीस है या एक नंबर है आपके बैंक अकाउंट में। लेकिन हमारी गवर्नमेंट हमको ये बताती है कि इन नोट्स की वैल्यू है और इन नोट्स को हम किसी भी एक्सचेंज या ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं।
चीज़ खरीद सकते हैं और वो दुकानदार भी इस गवर्नमेंट की बनाई हुई करेंसी या नोट में भरोसा रखता है और इसीलिए वो इन नोट्स को एक्सेप्ट कर रहा है। साथ में हम गवर्नमेंट की इस बात को मानते हैं और ये हमारा ट्रस्ट है हमारी गवर्नमेंट के ऊपर और इसी ट्रस्ट की वजह से इन नोट्स की वैल्यू होती है। मतलब किसी भी करेंसी की वैल्यू तब आती है जब लोग उस करेंसी पे और उस करेंसी को इशू करने वाली गवर्नमेंट और उस गवर्नमेंट की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे भरोसा यानी ट्रस्ट करते हैं और यही मेन प्रॉब्लम आती है। असल में हमारी करेंसी के हर ट्रांजैक्शन को हमारे गवर्नमेंट के बैंक्स हैंडल करते हैं, भले ही वो रिकॉर्ड कीपिंग हो या नए नोट्स प्रिंट करना हो। बिटकॉइन भी कुछ इससे अलग नहीं है। बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी में भी बिटकॉइन की ट्रांजैक्शंस को हैंडल किया जाता है। बैंक और इसमें डिफरेंस ये है कि बैंक की हर ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने वाला या कंफर्म करने वाला खुद बैंक है और इसकी वजह से बैंक की बनाई हुई करेंसी एक सेंट्रलाइज करेंसी है जिसमें करेंसी के असली ओनर्स मतलब आपका और मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। बैंक जब चाहे तब वो किसी भी ट्रांजैक्शन को मॉडिफाई, मैनिपुलेट या फिर कंट्रोल कर सकता है। बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है जिसे सतोशी नाकामोटो ने 2008 के रिसेशन में बिटकॉइन के वाइट पेपर में एक्सप्लेन किया था। रिसेशन क्यों आया था? लीमान ब्रदर्स जैसे बैंक्स की वजह से और वो भी सीधा गवर्नमेंट के नाक के ठीक नीचे। बट एनीवेज आगे बढ़ते हैं। सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन के वाइट पेपर में एक्सप्लेन किया था कि हर ट्रांजैक्शन को कंफर्म करने के लिए एक बैंक पे भरोसा करने के बजाय बिटकॉइन नेटवर्क अलग अलग कंप्यूटर्स की कंप्यूटिंग पावर पे भरोसा करता है। एक ऐसा नेटवर्क जिसे दुनिया का कोई भी आदमी उसके कंप्यूटर में डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकता है। सिंपल भाषा में समझाया जाए तो इस पूरे बिटकॉइन के प्रोसेस को एक वोटिंग सिस्टम की तरह मान के चलिए, जहां हर कंप्यूटर बिटकॉइन के नेटवर्क में होने वाले ट्रांजैक्शंस के लिए वोट करता है कि कौन सा ट्रांजैक्शन सही है और कौन सा ट्रांजैक्शन गलत है। इसी वोटिंग सिस्टम से हर ट्रांजैक्शन का एक लेजर या रिकॉर्ड क्रिएट होता है जो पिछले ट्रांजैक्शन के लेजर या रिकॉर्ड से कनेक्टेड होता है और इसी को बोलते हैं ब्लॉकचेन या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन को मैंने अपनी पिछली क्रिप्टो करेंसी की वीडियो में एक्सप्लेन किया था, उसमें भी ज़्यादा नहीं किया था, लेकिन लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देखना। मतलब बिटकॉइन और गवर्नमेंट की करेंसी में डिफरेंस सिर्फ ये है कि गवर्नमेंट की दी हुई करेंसी उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है, लेकिन बिटकॉइन की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी उसके कंप्यूटर कोड पे डिपेंड करती है। तो फिर इन सब में बिटकॉइन के लिए प्रॉब्लम है कहाँ? जैसा कि मैंने पहले बोला था कि हर करेंसी लोगों के ट्रस्ट पे चलती है, तो यही कॉन्सेप्ट बिटकॉइन पे भी लागू होता है। मींस बिटकॉइन को सक्सेसफुल होने के लिए लोगों के ट्रस्ट की ज़रूरत है, लेकिन बिटकॉइन इसी ट्रस्ट या रेपुटेशन के साइकोलॉजिकल गेम और मास अडॉप्शन के आजू बाजू में फंसा हुआ है, और वो भी उसके जेनेसिस के टाइम से। और इस गेम के रीज़न है मीडिया। मींस बिटकॉइन में बोलने वाली अच्छी मीडिया और बुरी मीडिया। एक बहुत ही पुराना सच है कि जब किसी भी चीज़ की डिमांड बहुत हाई हो जाती है तो उसकी वैल्यू भी बहुत हाई हो जाती है, और बिटकॉइन ने क्लियरली ये डिमांड उसके लिए बना ली है। ऑलमोस्ट सबको आज बिटकॉइन चाहिए, या फिर जो बिटकॉइन नहीं ले पा रहे हैं वो उसकी बात कर रहे हैं। तो दूसरा सवाल जो हमें पूछना चाहिए वो ये नहीं है कि बिटकॉइन की वैल्यू क्या है, लेकिन हमको ये पूछना चाहिए कि बिटकॉइन की इतनी वैल्यू क्यों है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बिटकॉइन की वैल्यू इतनी बढ़ गई है? कौन इसके डिमांड को इतनी आंख दे रहा है? और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये डिमांड कितने लंबे टाइम तक चलेगी? क्योंकि डिमांड चाहे कितनी भी हो, ये ट्रस्ट और रेपुटेशन या अडॉप्शन वाला गेम बिल्कुल भी आसान नहीं होता है, और बिटकॉइन ये गेम तभी जीत पाएगा जब बिटकॉइन की मास अडॉप्शन होगी। और इस वक्त बिटकॉइन एक पतली रस्सी पे चल रहा है जिसके दोनों तरफ फड है, बड़ी प्रॉब्लम्स हैं और बहुत कुछ बिहाइंड द सीन भी चल रहा है, और जो उस पतली रस्सी को कभी भी काट सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिटकॉइन की सारी न्यूज़ नेगेटिव है। बिटकॉइन को सबसे बड़ा डेंजर उसको किसी बाहर की पावर से नहीं है, बल्कि वो प्रॉब्लम खुद उसके घर के अंदर है। एक ऐसी प्रॉब्लम जिसके बारे में हर क्रिप्टो बायर शायद से जानता नहीं है, या बड़े बड़े क्रिप्टो यूट्यूबर इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करते, और वो है ब्लॉक साइज वॉर। बिटकॉइन या किसी भी क्रिप्टो के हर ट्रांजैक्शंस ब्लॉक्स में होते हैं। सतोशी नाकामोटो ने जानबूझ के बिटकॉइन के हर ब्लॉक को 1 MB का डिज़ाइन किया था, जिसके फॉर्मेशन में मिनिमम 10 मिनट लगते हैं, और सतोशी नाकामोटो के इसी मूव ने बिटकॉइन कम्युनिटी में आग लगा दी। एक जो सतोशी के जैसे छोटे 1 MB के ब्लॉक के सपोर्टर्स थे, और दूसरे जिनको लगता था कि बिटकॉइन के ब्लॉक साइज को इंक्रीज करना चाहिए, वरना बिटकॉइन नेटवर्क स्लो हो जाएगा और स्केलेबल नहीं रहेगा। अब छोटे ब्लॉक साइज के होने से बिटकॉइन नेटवर्क की ट्रांजैक्शन स्पीड तो कम
कम होगी, लेकिन इसमें कंप्यूटिंग पावर इतनी नहीं लगेगी जिसकी वजह से एक अच्छा खासा इक्विप कंप्यूटर ऑफ कोर्स विद ए गुड जीपीयू बिटकॉइन को माइन कर पाएगा। लेकिन इसके अपोजिट में बड़े ब्लॉक साइज के सपोर्टर्स का कहना है कि बिटकॉइन को वीज़ा जैसी कंपनीज की ट्रांजैक्शन स्पीड के साथ कम्पीट करना है तो बिटकॉइन के ब्लॉक साइज को इंक्रीज करना ही पड़ेगा। और यही इसका कैच भी आता है, अगर ब्लॉक साइज बड़े हुए तो उन ब्लॉक्स के हैश को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर की ज़रूरत पड़ेगी और फिर ये प्रोसेस आम माइनर्स के हाथ से निकल के बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के हाथ में आ जाएगा, जिससे बिटकॉइन नेटवर्क के सेंट्रलाइज होने का डर है। पर बिटकॉइन के मास अडॉप्शन के लिए ये होना ज़रूरी भी है। कंप्यूटिंग पावर की बात करने से हम बिटकॉइन के दूसरे प्रॉब्लम में आते हैं, जो है ऑफ कोर्स एनर्जी कंजम्पशन, मतलब बिजली की खपत और कुछ लोगों के हिसाब से बिजली का ओवर यूज़। और ये कोई छोटी बात नहीं है। The whole issue around energy. It's remarkable just how much energy is involved. An industry that consumes a lot of energy. 12 मई 2021 को इलॉन मस्क जो टेस्ला के सीईओ हैं ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि टेस्ला कार्स की परचेज के लिए वो अब पहले की तरह बिटकॉइन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और इसका कारण उन्होंने सीधे तरीके से बिटकॉइन की माइनिंग की वजह से होने वाली एनर्जी कंजम्पशन और उससे होने वाले एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को माना था। इलॉन मस्क के सिंगल ट्वीट ने बिटकॉइन की प्राइस को हाई 50s से क्रैश करके सीधा मिड 40s में लाके रख दिया। जैसा मैंने पहले कहा था, ये हुआ रेपुटेशन और ट्रस्ट के गेम की वजह से, और इलॉन मस्क ने ऐसा कुछ ट्वीट करके बिटकॉइन की रेपुटेशन को हर्ट कर दिया था। लेकिन इलॉन मस्क अकेला ऐसा आदमी नहीं है जिसने बिटकॉइन की कंजम्पशन के ऊपर डाउट किया, लेकिन ऐसे और भी हैं। पर बिटकॉइन नेटवर्क इतनी एनर्जी यूज़ क्यों करता है? इसका आंसर ये है कि सतोशी नाकामोटो ने जानबूझ के बिटकॉइन को ऐसे डिज़ाइन किया था। सतोशी नाकामोटो के प्रूफ ऑफ वर्क की वजह से ये सब हो रहा है। एक ज़माना था जब बिटकॉइन को माइनर्स एक आम कंप्यूटर से भी माइन कर लेते थे, लेकिन अब टाइम बदल चुका है। बिटकॉइन के हर ब्लॉक को बिटकॉइन नेटवर्क में कनेक्टेड हर कंप्यूटर को सॉल्व करने का चांस मिलता है, और जो कंप्यूटर सबसे जल्दी ब्लॉक के हैश को सॉल्व कर लेता है उस कंप्यूटर को रिवॉर्ड में बिटकॉइन मिलते हैं, और ब्लॉकचेन का लेजर और रिकॉर्ड बिटकॉइन नेटवर्क के सारे कंप्यूटर्स को मिल जाता है। इसे आप प्रूफ ऑफ वर्क भी बोल सकते हो। पर जैसे जैसे बिटकॉइन नेटवर्क में और भी कंप्यूटर्स कनेक्ट होते जाएंगे तो सारे कनेक्टेड कंप्यूटर्स के बीच में माइनिंग का कंपटीशन बढ़ते जाएगा, और फिर इससे बिटकॉइन ब्लॉक्स के हैश की कैलकुलेटिंग डिफ़िकल्टी भी इंक्रीज होते जाएगी। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सतोशी नाकामोटो ने जानबूझ के बिटकॉइन को ऐसे प्रोग्राम किया था ताकि हर ब्लॉक मिनिमम लगभग 10 मिनट में ही सॉल्व हो और उससे पहले नहीं। मीन्स अब बिटकॉइन नेटवर्क से कनेक्टेड सारे कंप्यूटर्स को और भी फास्ट डेटा को प्रोसेस करना होगा बिटकॉइन रिवॉर्ड पाने के लिए, और इसी प्रोसेस में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी कंजप्शन होती है और यही साइकिल चलता रहता है। जब तक नॉर्मल कंप्यूटर्स बिटकॉइन की माइनिंग करते थे तब तक ठीक था, पर आज बहुत बड़े बड़े माइनिंग फार्म्स हैं जिनमें बहुत पावरफुल कंप्यूटर्स को यूज़ किया जाता है बिटकॉइन माइनिंग के लिए। प्रूफ ऑफ वर्क एक एक्सीलेंट मेथड है बिटकॉइन नेटवर्क में फ्रॉड मिटाने के लिए, लेकिन साथ में यही प्रूफ ऑफ वर्क की स्केलेबिलिटी बहुत कम है, और ये प्रूफ ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। और आजकल चल रहे प्रॉब्लम्स जैसे क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बिटकॉइन के फ्यूचर और अडॉप्शन के ऊपर बहुत ही बड़ा एथिकल भार आ चुका है। यह सच कुछ और है। इलॉन मस्क के ट्वीट पे काफ़ी हल्ला हुआ और क्रिप्टो कम्युनिटी ने इलॉन मस्क के बारे में ये कहा कि वो क्रिप्टो कम्युनिटी और बाकी की दुनिया में अपने इस ट्वीट से बस फियर, अनसर्टेनिटी और डाउट फैला रहे हैं, AKA फट। क्योंकि बिटकॉइन के एनर्जी कंजम्पशन को किसी भी पूरी कंट्री के एनर्जी कंजम्पशन से कंपेयर करना तो बिल्कुल भी सही नहीं है। बिटकॉइन एक करेंसी बनना चाहता था, कोई कंट्री नहीं। इनफैक्ट बिटकॉइन माइनर्स रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मुड़ चुके हैं। सोच के देखो कि कोई भी बिटकॉइन माइनर असल में माइनिंग करता क्यों है? पैसा कमाने के लिए, और उनका सबसे बड़ा एक्सपेंस उनकी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स ही हैं। तो अगर माइनर्स को एक क्लीन और फ्री एनर्जी सोर्स मिलेगा तो वो उसी तरफ मुड़ जाएंगे, नो डाउट्स। बैंक सिस्टम्स देखा जाए तो असल में बिटकॉइन से बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं, लेकिन स्केलेबिलिटी की वजह से, यानी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस पर सेकंड की वजह से और करंट यूसेज की वजह से, ये बैंक्स फ़िलहाल तो अडॉप्शन या ट्रस्ट के नाम पे बिटकॉइन से बहुत आगे हैं, और इसीलिए कोई भी इनके एनर्जी कंजम्पशन के बारे में कंप्लेन नहीं कर रहा है। पर जहां हमें लगता है कि बिटकॉइन की प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई हैं, वहीं से बिटकॉइन के लिए और भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स उभर के बाहर आती हैं, और उन्हीं कुछ इश्यूज़ में से बहुत बड़ा इशू है वेल्स। ये वाली वेल नहीं, बल्कि
बिटकॉइन व्हेल्स, कुछ ऐसे अनजान लोग जिनके पास बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बिटकॉइन स्टोर है। ये प्रॉब्लम की बात इसलिए है क्योंकि व्हेल्स के पास इतने बिटकॉइन होते हैं कि वो उनके बिटकॉइन को सेल करके बिटकॉइन की प्राइस को मैनिपुलेट कर सकते हैं या ऊपर नीचे कर सकते हैं, और उस प्राइस मूवमेंट का इम्पैक्ट आम इन्वेस्टर्स के लिए बहुत हाई हो सकता है। ट्विटर में बहुत सारे प्रोफाइल्स हैं जो डेडिकेटेड हैं व्हेल्स के वॉलेट एक्शन और मूवमेंट्स को चेक करने के लिए। प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होती, लेकिन बिटकॉइन की प्राइवेसी की वजह से ये सिस्टम सबसे बेस्ट है क्रिमिनल्स के लिए भी। मीन्स बिटकॉइन की बहुत ही कम स्केलेबिलिटी, बहुत ही पुअर एनर्जी एफिशिएंसी, हाई मार्केट मैनिपुलेशन पोटेंशियल और क्रिमिनल्स के लिए प्राइवेसी, ये सब जोड़िए देखा जाए तो यही सामने आता है कि बिटकॉइन एक बहुत ही कमज़ोर किस्म की करेंसी है जिसका फ्यूचर कुछ नहीं हो सकता। बिटकॉइन को असल में सतोशी नाकामोटो ने करेंसी के रूप में डिज़ाइन किया है, लेकिन आज के टाइम पे बिटकॉइन एक करेंसी के बजाय एक स्टोर ऑफ वैल्यू बन चुका है जो गोल्ड को बीट करने के चक्कर में है। पर जहां बिटकॉइन की स्टोरी ऐसे ख़त्म हो जाती है, वहां से असल में क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में कुछ बहुत ही बड़ा शुरू हो जाता है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और फ्यूचरिस्टिक है और शायद पॉजिटिव भी है। गुड न्यूज़ स्टार्टिंग।